सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो डीटी के फ्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 2। तो एक बार पिछले लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो अपन ने सबसे पहले चालू किया था इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ अपना 50 मार्क्स के लिए सारे टॉपिक का हमने वेटेज ले लिया था। उसके बाद में इनकम टैक्स लॉ में आने से पहले अपन ने देखा था कि टैक्स क्या होता है। तो टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेविड बाय द गवर्नमेंट। टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेविड बाय द गवर्नमेंट अपॉन अ पर्सन, क्योंकि उनको पब्लिक एक्सपेंडिचर करने हैं। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखी थी अपन ने। आर्टिकल नंबर 265 बोलता है, आर्टिकल 265 बोलता है नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब कोई भी टैक्स, किसी को भी कोई भी टैक्स कलेक्ट करने से पहले उसके लिए लॉ होना जरूरी है। उसके बाद में लॉ कौन पास कर सकता है? तो आर्टिकल 245 बोलता है पार्लियामेंट may make a law for a whole or part of territory। पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 270 में पढ़ा था अपन ने all tax and duties except specified shall be levied by central government and distributed between union and state in manner specified by the प्रेसिडेंट और फाइनेंस कमीशन। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि सारा टैक्स ड्यूटीज जो कुछ भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा होता है एक गुल्लक में। उस गुल्लक को क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसके बाद में इनकम टैक्स का एक रूल बताया था मैंने कि टैक्स का अमाउंट जो है, टैक्स जो बनता है अपना, तो टैक्स बनता है टैक्स, सरचार्ज प्लस सेस, ये तीनों मिला के टैक्स बनता है। तो टैक्स का अमाउंट यूनियन और स्टेट में डिवाइड होता है। सरचार्ज का अमाउंट स्टेट में यूनियन और स्टेट में डिवाइड नहीं होता। सरचार्ज का अमाउंट खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ही रखता है। उसके बाद में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस खाली दो पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसमें आता है हेल्थ और सेकंड आता है अपना एजुकेशन। उसके बाद अपन आए थे कि टैक्स तो पढ़ लिया कि टैक्स कौन कलेक्ट कर सकता है, लॉ कौन बना सकता है। लॉ में पावर होना टैक्स कलेक्ट करने की। तो टैक्स में कौन से टाइप आते हैं? टैक्स में आता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक्ट, ब्लैक मनी एक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल GST और कस्टम्स। उसके बाद में अब ऊपर हो गया अपना लॉ का पावर दिया है, टैक्स का पावर। अब आते हैं अपन पर्टिकुलर इनकम टैक्स का पावर कहाँ दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में पर्टिकुलर इनकम टैक्स का पावर कहाँ दिया है? तो वो दिया है यूनियन को। यूनियन के लिस्ट 1 के एंट्री नंबर 82 में लिखा है CG पावर दिया है टू CG टू मेक अ लॉ ऑन इनकम टैक्स अदर देन टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। टू मेक अ लॉ ऑन इनकम टैक्स अदर देन टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया है एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स कलेक्ट करने की। लिस्ट नंबर 2 स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर 46 में उनको पावर दिया है कि एग्रीकल्चर इनकम पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकती है। उसके बाद में अपन आए थे अपना सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ में अपने को क्या क्या पढ़ना है? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरा पढ़ना है। उसके बाद में इनकम टैक्स रूल्स पढ़ना है अपने को। उसके बाद में एनुअल फाइनेंस एक्ट पढ़ना है अपने को। उसके बाद सर्कुलर पढ़ने हैं, नोटिफिकेशन पढ़ने हैं और केस लॉ पढ़ने हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट और फाइनेंस एक्ट में क्या डिफरेंस होता है? तो इनकम टैक्स एक्ट में असेसमेंट प्रोसीजर होते हैं, अपील्स होते हैं, स्पेशल टैक्स रेट्स होते हैं और पेनाल्टीज वगैरह जो जनरली हर साल चेंज नहीं हो सकता है, ऐसी चीजें इनकम टैक्स एक्ट में हो सकती है। उसके बाद में एनुअल फाइनेंस एक्ट में क्या होता है? पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए जो टैक्स रेट, जो TDS रेट, जो TCS रेट एप्लीकेबल है वो एनुअल फाइनेंस एक्ट में आते हैं। उसके बाद में सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर होता है क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट और स्कोप ऑफ प्रोविजन। क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट और स्कोप ऑफ प्रोविजन। सर्कुलर बाइंडिंग होता है डिपार्टमेंट के ऊपर, नॉट ऑन असेसी के ऊपर। सर्कुलर बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, नॉट ऑन असेसी। हाउएवर असेसी कैन यूज द सर्कुलर फॉर देयर बेनिफिशियल पर्पस। उसके बाद में नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नोटिफिकेशन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन। नोटिफिकेशन दोनों के ऊपर बाइंडिंग होता है, डिपार्टमेंट के ऊपर भी, असेसी के ऊपर भी, डिपार्टमेंट के ऊपर भी और असेसी के ऊपर भी। उसके बाद में केस लॉ पढ़े थे आपने। केस लॉ क्या होता है? लीगल डिसीजन। किस चीज का लीगल डिसीजन? डिस्प्यूट्स। किसके डिस्प्यूट्स? तो असेसी एंड डिपार्टमेंट के बीच के जो भी डिस्प्यूट्स है उसका लीगल डिसीजन होता है
केस लॉ। तो केस लॉ का एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, मैं बोला लिखूं ना लिखाऊं, तो वो एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लो एक बार केस लॉ। केस लॉ में सबसे पहले, ये जनरल है, खाली लिख लो आप, आपको फाइनल में समझेगा है, पर सुप्रीम कोर्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे। एक CIT अपील्स बोल के होता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, उसके बाद में ITAT, उसके बाद में हाई कोर्ट, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट। ये केस है, मतलब अलग अलग स्टेज पे अपन केस ले जा सकते हैं। अगर CIT अपील में केस डाला और अपन सेटिस्फाई नहीं है केस के रिजल्ट से, तो अपन ITAT में जा सकते हैं, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। उसके बाद में ITAT में भी अपन सेटिस्फाई नहीं है वो केस के डिसीजन से, तो अपन हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में भी अगर सेटिस्फाई नहीं तो अपन सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी सेटिस्फाई नहीं है तो घर जाने का, घर। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी इंटरनेशनल एक्ट वगैरह कुछ भी नहीं देखने का। सुप्रीम कोर्ट में का डिसीजन आया वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है, उसके बाद कोई भी डिसीजन नहीं आ सकता। तो अपन अगर सेटिस्फाई भी नहीं है तो घर जाने का। तो आ जाते हैं CIT अपील। अब CIT अपील्स और ITAT का जो डिसीजन है, CIT अपील्स और ITAT का, यह डिसीजन एप्लीकेबल होता है रिस्पेक्टिव केस पर। रिस्पेक्टिव केस पर यह डिसीजन एप्लीकेबल होता है। उसके बाद में हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, हाई कोर्ट का डिसीजन पर्टिकुलर स्टेट के लिए, रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए एप्लीकेबल होता है। अब रिस्पेक्टिव स्टेट मतलब ये स्टेट के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर महाराष्ट्र में केस है और हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया तो महाराष्ट्र के लिए एप्लीकेबल तो होगा, पर अगर कोई LLB वगैरह पढ़ रहा होगा तो दूसरे स्टेट के भी केस इसका रेफरेंस ले सकते हैं। जो हम आपको LLB पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, या फिर CA फाइनल में आप जब डिपार्टमेंट में वगैरह जाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा क्या आप। और अपन कैपिटल गेन में भी पढ़ने वाले। एक हाई कोर्ट का केस है मंजुला शाह वर्सेस CIT, तो वो हाई कोर्ट का डिसीजन है, पर कैपिटल गेन में बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बन जाता है अपना लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड बन जाता है इसके ऊपर, मतलब ये डिसीजन आया तो ये पूरा एक्ट ही बन जाता है इसका, इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं हो सकता। जो है वो आखिरी चीज है सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक पॉइंट छूट गया था, लिखा हूं नहीं लिखा हूं ये सोच के मैंने छोड़ दिया था। तो इधर तक अपन ने पढ़ा था, तो प्लीज अगर इधर तक याद आ रहा है आपको तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब बढ़ते हैं अपन आगे। सोर्स ऑफ इनकम टैक्स पढ़ने के बाद अपन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जिसका नाम है बढ़ जाएगा यहाँ, नेक्स्ट पेज पे ले लेते, हैं अपन बजट। बजट क्या होता है? बजट बजट तो बजट आता है जनरली फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी में आता है। तो फर्स्ट, अब जनरली तो कई सालों से 1 फेब को ही आ रहा है, 1 या 2 फेब को रिजल्ट बजट आ जाता है। तो बजट आता है, अपन सब देखते हैं कि बजट कौन सा एप्लीकेबल होगा, क्या एप्लीकेबल होगा, ये सब आपको मैं बता दूंगा ये बजट की इसमें कि अब 1 फेब 2024 को जो बजट आया था वो अपने लिए एप्लीकेबल है क्या नहीं, ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी टॉपिक खत्म करते करते। तो 1 फेब को जनरली बजट आता है। बजट आता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। बजट
मैनेजमेंट एक्ट। तो बजट आता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। बहुत लोग बोल रहे होंगे कि अलग अलग एक्ट में बजट आते हैं, ऐसे वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बजट एक ही एक्ट के अंदर आता है जिसका नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। जनरली आता है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, और अभी तो फर्स्ट डे को ही आ जाता है, फर्स्ट या सेकंड फेब को ही बजट आ जाता है। तो बजट के होते हैं दो टाइप। बजट के कितने टाइप होते हैं दोस्तों? दो टाइप। एक होता है फाइनल बजट और दूसरा होता है इंटरिम बजट। एक होता है फाइनल बजट, दूसरा होता है इंटरिम बजट। अब 2024 में अभी इलेक्शन हो चुके हैं, तो 2024 में जो बजट आया था फेब में वो था इंटरिम बजट। वो था इंटरिम बजट। जिस साल भी एक इलेक्शन होते हैं वो साल दो बजट आते हैं, एक तो इंटरिम बजट आता है, एक फाइनल बजट आता है। अब जुलाई के एंड तक या अगस्त में, जुलाई के एंड तक ही जनरली फाइनल बजट आ जाएगा इस साल का। और जब इलेक्शन नहीं होते तो फर्स्ट फेब को ही फाइनल बजट आ जाता है। तो बजट के होते हैं दो टाइप, एक इंटरिम बजट, एक फाइनल बजट। तो यहाँ लिख लो एवरी ईयर, और ये आता है ईयर ऑफ इलेक्शंस। ये आता है ईयर ऑफ इलेक्शंस में। अब ये कब कब आता है देखो, एक तो इंटरिम बजट, ये आ जाता है फर्स्ट फेब में, फर्स्ट फेब को ही आ जाता है। और फाइनल बजट आता है जुलाई एंड तक, जनरली जुलाई एंड तक आ जाना चाहिए अभी। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में बजट आता है जनरली फर्स्ट वीक ऑफ फेब में बजट आ जाता है। ईयर ऑफ इलेक्शन में दो बजट आते हैं, एक इंटरिम बजट, एक फाइनल बजट। हर साल फाइनल बजट आता है। ये हो गए बजट के दो टाइप। अब बजट में आते हैं भर भर के अमेंडमेंट। ट्रक भर भर के अमेंडमेंट आ जाते हैं दोस्तों, ट्रक भर भर के। मतलब 2 घंटे निर्मला दीदी बस बजट पढ़ती है, वो भी शॉर्ट में। तो समझो बजट में कितने अमेंडमेंट होते हैं हर साल। तो बजट में आते हैं हर साल भर भर के अमेंडमेंट आते हैं। तो उसमें होते हैं एक तो डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट, और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट। अब इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट क्या होता है? जब भी अमेंडमेंट आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के, तो वो मिडनाइट से एप्लीकेबल हो जाते हैं, मिडनाइट से। एप्लीकेबल फ्रॉम मिडनाइट। तो जनरली इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट मिडनाइट से एप्लीकेबल हो जाते हैं। जब भी जीएसटी कमेटी मिलती है या फिर उनकी मीटिंग होती है, और जो कुछ भी अमेंडमेंट आए इनडायरेक्ट टैक्स में वो जनरली एप्लीकेबल होते हैं मिडनाइट से। बट डीटी के अमेंडमेंट एप्लीकेबल होते हैं फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अब 2024 में फेब में जो बजट आया, सबको समझ लो कि जो 2024 में बजट आया वो फाइनल बजट था। 1 फेब को फाइनल बजट आया था, समझ लो इलेक्शन के साल में
दो बजट आते हैं। इंटरिम बजट जो फेब में आया था 2024 के, वो इंटरिम बजट था और जुलाई के एंड तक फाइनल बजट आ जाएगा। पर अब इस एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि फर्स्ट फेब में फाइनल बजट आया था, तो फर्स्ट फेब में फाइनल बजट आने के बाद वो एप्लीकेबल कब होगा? वो एप्लीकेबल कब होगा? 1 अप्रैल 2024 से, 1 अप्रैल 2024 से वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 1 फेब 2024 को जो बजट आया था वो अप्लाई फ्रॉम 1/4/2024। ये एप्लीकेबल कब होगा? 1 अप्रैल 2024 से। और कब तक एप्लीकेबल होगा? कब तक? टू 31 मार्च 2025 तक एप्लीकेबल होगा। तो 1 फेब 2024 को जो बजट आया था वो एप्लीकेबल कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा दोस्तों? 1/4/2024 टू 31/3/2025, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025। ये समझा होगा। अब एक टर्म अपन नीचे पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो एक बता देता हूँ, जनरली अभी एग्जांपल लिया है तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो भी ईयर चालू हो जाता है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो भी ईयर चालू हो जाता है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अब ये यहाँ पे मत लिखो, अब ये जो लिख रहा हूँ मैं, अब ये फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो इसका एवा आ जाएगा 25-26। समझा? एक और एग्जांपल लेते हैं। बजट आया 1 फेब 2023 को, तो एप्लीकेबल कब होगा दोस्तों? अप्लाई फ्रॉम 1/4/2023 टू 31 मार्च 2000। तो 1 फेब 2023 को जो बजट आया था वो एप्लीकेबल कब होगा? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो 1 फेब 2023 में जो बजट आया था वो एप्लीकेबल कब होगा? 1/4/2023 से 31 मार्च 2024 तक वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इसके लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा है बताओ? 23-24। अब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो भी ईयर होता है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो इसके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा होगा दोस्तों? 24-25। समझ में आया क्या? तो अब बात करते अपना एग्जाम के लिए अपने को कौन सा एप्लीकेबल होगा। अभी चल रहा है अपना 2024-25 फाइनेंशियल ईयर। अपन एग्जाम कब देने वाले हैं? सितंबर-नवंबर में। तो अपना ये जो है ये असेसमेंट ईयर चल रहा है। 24-25। तो इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? पिछले साल वाला 23-24। मतलब अपने को बजट जो एप्लीकेबल है वो कब का होगा? 1 फेब 2023 वाला बजट अपने को एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा, प्लस अमेंडमेंट प्लस नोटिफिकेशन प्लस सर्कुलर जो अपने अटेम्प्ट से 3-4 महीने पहले तक आते हैं वो अपने अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो अगर अब जो बजट आएगा वो अपने एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? तो आंसर है नो। जो 1 फेब 2024 को निर्मला दीदी ने पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था वो बजट अपने एग्जाम को एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? तो आंसर इज नो। अपने को एप्लीकेबल होगा 1 फेब 2023 वाला बजट।
फर्स्ट फेब 2023 वाला बजट एप्लीकेबल होगा फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ 2023 टू 31 मार्च 2024। तो अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 और अपन एग्जाम कब देने वाले हैं 24-25 में। तो अपना ये आ गया असेसमेंट ईयर, और असेसमेंट ईयर के हिसाब से ही पूरा इनकम टैक्स लिखा जाता है। तो असेसमेंट ईयर के हिसाब से पूरा इनकम टैक्स लिखा गया, तो मतलब अपने को फाइनेंशियल ईयर लगेगा 23-24 और असेसमेंट ईयर लगेगा 24-25। ये मैं फिर से बताऊंगा आपको जब अपन प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पर तब तक के लिए इतना याद रखो कि अपने को फर्स्ट फेब 2023 वाला बजट एप्लीकेबल हो जाएगा, ना कि फर्स्ट फेब 2024 वाला। अपने को लॉजिक भी समझना है, तो आपको प्लीज अगर ये समझाने होगा तो प्लीज एक बार फिर से देखो। मैं फिर से आपको असेसमेंट और फाइनेंशियल ईयर में के डेफिनेशन के टाइम आपको ये बता दूंगा। तो फाइनेंशियल ईयर होगा 23-24 और अपना एग्जाम है, अपना एग्जाम कौन से AY में, कौन से असेसमेंट ईयर में वो देखने हैं। और अपना एग्जाम होगा 24-25 में। अपना एग्जाम कौन से असेसमेंट ईयर में होगा 24-25 में। तो अपने को फाइनेंशियल ईयर कौन सा एप्लीकेबल होगा 23-24 वाला। अपना अटेम्प्ट देखने का, अपना अटेम्प्ट कौन से AY में है वो असेसमेंट ईयर अपने को एप्लीकेबल होगा, और फाइनेंशियल ईयर पिछले वाले। तो ये बस जनरल बात बताई मैंने, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। तो ये देख लिया अपन ने कि इनडायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट। तो बजट एक बार फिर से देख लेते हैं। बजट आता है फर्स्ट वीक ऑफ फेब में, जनरली फर्स्ट डे को ही आ रहा है अभी कई सालों से। बजट आता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर। फाइनल बजट भी आता है, इंटरिम बजट आता है इलेक्शन ईयर, जिस साल इलेक्शन रहे उस साल इंटरिम बजट आता है। फाइनल बजट हर साल आता है। इंटरिम बजट आने के बाद जुलाई एंड तक जनरली फाइनल बजट आ जाता है उस साल का। अब बजट में आ जाते हैं भर भर के अमेंडमेंट। बजट में क्या आता है, अच्छा भर भर के अमेंडमेंट। तो एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड अमेंडमेंट, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड अमेंडमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाता है फ्रॉम द मिडनाइट ऑफ दैट डे। डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अपन ने अब एग्जाम्पल देखा था कि फर्स्ट फेब 2024 में अगर सपोज फाइनल बजट आया है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी कब से चालू होगी, 1 अप्रैल 2024, और एप्लीकेबल कब तक रहेगा वो 31 मार्च 2025। तो इसके लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया, फर्स्ट फेब में जो बजट आया था उसके लिए फाइनेंशियल ईयर हो गया 24-25, और असेसमेंट ईयर हो गया 25-26। अपने को कौन सा एप्लीकेबल रहेगा, अपने को एप्लीकेबल रहेगा फर्स्ट फेब 2023 वाला बजट। अब मैं एग्जांपल आपको फिर से देता हूं, ये देखो एग्जांपल फिर से देखो। अब सपोज अपना ईयर है 23-24, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कब बनेगा 23-24 वाला। 23-24 में अपना पूरा अकाउंट बना। अब 31/3/2024 को तो डायरेक्ट तो टैक्स नहीं भरोगे अपन कि 31 को रात को ही टैक्स भर देंगे और सारा 23-24 का किस्सा खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल होने में लगभग आधा अप्रैल चला जाता है या पूरा अप्रैल भी चला जाता है। उसके बाद में बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल हो जाते हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करता है, उसके बाद ऑडिट होता है, फिर अप्रूव होता है, फिर वो पूरा उसका प्रोसीजर आप लॉ में पढ़ लोगे। तो 31 मार्च को ही पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल नहीं होता। तो 23-24 का अगर टैक्स भरना रहा, 23-24 का अगर टैक्स भरना रहा तो अपन कौन से ईयर में भरेंगे, 24-25 में इसका टैक्स भरेंगे। 24-25 में इसका टैक्स भरेंगे। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा रुका चल रहा है। तो देखो 24-25 में इसका टैक्स भरेंगे, तो ये फाइनेंशियल ईयर हो गया।
ये फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका असेसमेंट ईयर। ये हो गया आपका असेसमेंट ईयर। तो अब जो बजट 1 फेब से आया वो एप्लीकेबल कब से होगा बोला मैं, 1 अप्रैल, ये 24 को आया, 23 को आया। अब ये एप्लीकेबल कब होगा, 23 से। तो इसमें के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए 23-24 को, पर इसका टैक्स कब भरेंगे अपन, 24-25 में। इसलिए अपन असेसमेंट ईयर 24-25 में काम कौन सा करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 23-24 वाला। अपन एग्जाम कौन सा दे रहे हैं, 24-25 असेसमेंट ईयर में। तो अपने को FY कौन सा एप्लीकेबल होगा, 23-24 वाला। इस साल अब जुलाई में ड्यू डेट आएंगी इनकम टैक्स रिटर्न की, GST इनकम टैक्स रिटर्न की, इनकम टैक्स ऑडिट की। तो इसमें मैं ऑडिट कौन से साल का करूंगा, अपना असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है अभी 24-25, मैं ऑडिट कौन से साल का करूंगा, 23-24। इनकम टैक्स रिटर्न कौन से साल का भरूंगा, 23-24। तो असेसमेंट ईयर 24-25 रहा, तो फाइनेंशियल ईयर रहा 23-24। तो अपने को एप्लीकेबल कौन सा रहेगा एग्जाम के लिए, अपन कौन से ईयर में एग्जाम दे रहे हैं, 24-25 में। तो ये हो गया अपना असेसमेंट ईयर, और अपना फाइनेंशियल ईयर रहेगा 23-24 में। चलो अब बाकी डिस्कशन अपन जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तब फिर से कर लेंगे। ये हो गया अपना बजट। बजट समझ में आऊंगा आपको। अब जाते हैं अपन, यहां तक पूरा अब जनरल था, यहां तक अब पूरा जनरल था। अब जाएंगे अपन पूरा इनकम टैक्स एक्ट में। अब चालू होगा अपना। अब 2 दिन से क्या कर रहे थे भैया अपन पे, जनरल जनरल बातें कर रहे थे। 2 दिन से कुछ भी नहीं पढ़ा अपन ने। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। नेक्स्ट पेज पे लिखो मस्त हेडिंग दो, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब अपन सेक्शन में घुसने वाले हैं। एक एक आपको अब तक का बेसिक समझ में आया होगा, पूरा का पूरा सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे, बजट समझ में आया होगा, इनकम टैक्स लॉ का सोर्स कौन सा है वो ये भी समझ में आया होगा। प्लीज अगर समझ में आया तो लाइक कर देना वीडियो, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, मेरे को बताओ इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल किसको रहेगा, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। एक जनरल बात बता देता हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है इस बात का। ये रहा मेरा भारत का नक्शा, ये रहा मेरे भारत का नक्शा। अब यहाँ पे पूरा पानी 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 पानी, यहाँ पे पूरा पानी पानी, और दिन भी सानी 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 इधर। तो ये रहा पूरा पानी वानी वाला एरिया, और ये रहा अपना मास, लैंड मास। ये पूरा अपना लैंड मास है अपना, यहाँ पे अपन रहते। अब इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, तो क्या बस ये लैंड मास के लिए एप्लीकेबल रहेगा या पानी में भी एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि मैंने मच्छी पकड़ ली और मच्छी पानी में ही बेच दी किसको, तो ये एप्लीकेबल रहेगा। वो भी इनकम कमा रहा है, उसका भी प्रॉफिट होगा, क्या उसको एप्लीकेबल होगा क्या। अगर मैं यहाँ पे कही तो मैंने मछलियां पकड़ी और बेच दी, मस्त प्रॉफिट कमा रहा है, तो क्या ये मेरे को एप्लीकेबल होगा क्या। तो आंसर इज एस। आंसर क्या आएगा बच्चों, तो इंडिया जब चालू होता है, इंडियन लैंड मास जब चालू होता है, वहां से 200 नॉटिकल माइल, वहां से बहुत ही बड़ा बड़ा निकलते हैं। ये हो गया इंडिया, ये पूरा पानी पानी वाला एरिया अपना।
अब इंडियन लैंड मास से एप्लीकेबल कहाँ तक होगा? 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स। इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स, एक नॉटिकल माइल मतलब समथिंग 1.8 किलोमीटर कुछ तो होता है, 1.8 समथिंग ऐसे कुछ किलोमीटर होता है। तो इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग 200 नॉटिकल माइल्स। अब इसमें जो आता है ये 200 नॉटिकल माइल्स, इसके पानी के नीचे रहो, पानी के ऊपर रहो, हवा में रहो, ये पूरा 200 नॉटिकल माइल्स में आ जाता है। मतलब मार्स लाइन खत्म होने के बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ हो उसको इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर वो पानी के ऊपर रहो, पानी के नीचे रहो या हवा में रहो, 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी ट्रांजैक्शन हुआ वो एप्लीकेबल हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट में। तो इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। अब आप जीएसटी में पढ़ोगे, जीएसटी में क्या है? जीएसटी में अलग डेफिनेशन है, जीएसटी में 12 नॉटिकल माइल है, ये 12 नॉटिकल माइल है जीएसटी में, तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना। 12 नॉटिकल माइल जीएसटी में मिलेगा आपको, पर वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मिलेगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मिलेगा 200 नॉटिकल माइल। पर इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होगा 200 नॉटिकल माइल्स तक। इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होगा 200 नॉटिकल माइल्स तक। जीएसटी में भी पढ़ोगे, जीएसटी का अलग है, यहां मिक्स मत कर देना प्लीज, कृपया करके। अब इनकम टैक्स एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। अब सबसे मेन, ये बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, कितने सेक्शन है इनकम टैक्स में? कितने सेक्शन है इनकम टैक्स में? तो सेक्शन है 298 टोटल सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। कितने सेक्शन है? 298 सेक्शन है टोटल इनकम टैक्स एक्ट में। अरे भाई 298 सेक्शन और पूरा इनकम टैक्स इतना बड़ा है, तो भाई टीडीएस 194 से चालू हो जाता है। तो 194 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी पूरा अल्फाबेट सीरीज उन्होंने मार दिया जीएसटी के इनकम टैक्स के टीडीएस में। तो क्यों नहीं बढ़ेगा भाई इनकम टैक्स, क्यों नहीं बढ़ेगा? और इनकम टैक्स एक्ट 1961 दादाजी के जमाने का, लोगों ने इतने कांड किए तो वो बड़ा होते ही जा रहा। जीएसटी अब भी आएगा 2017 में। बच्चा है छोटू सा, 7 साल का बच्चा छोटू सा, उसमें कितना बढ़ेगा ज़्यादा अमेंडमेंट करके। जैसे जैसे अब आगे अटेम्प्ट लगे वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे इनकम टैक्स भी, जीएसटी भी। इनकम टैक्स तो पहले दादाजी है अपना। तो चलो, इनकम टैक्स एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग 200 नॉटिकल माइल्स अंडर सी वाटर, मतलब अंडर मतलब पूरा सी में 200 नॉटिकल माइल्स तक एप्लीकेबल हो जाएगा। कितने सेक्शन है इनकम टैक्स में? कितने सेक्शन है इनकम टैक्स में? 298 सेक्शन है पूरे इनकम टैक्स में। अब आते हैं सबसे मेन, सबसे मेन चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन ये आता है सेक्शन 4। तो मैं जब इंटर में था ना, मेरे को चार्जिंग सेक्शन का मतलब ही नहीं समझता था, मैं एक बार समझा देता हूँ। हाँ, चार्जिंग सेक्शन का तो चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? आप जीएसटी में पढ़ोगे, सारे एक्ट में पढ़ोगे कि चार्जिंग सेक्शन क्या होता है। पूरा एक सेक्शन दे देते वो कि चार्जिंग सेक्शन में क्या लिखा होता है कि ये जो एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 कब एप्लीकेबल होगा आपको, ये आपको चार्जिंग सेक्शन में दिया हुआ रहेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट कब एप्लीकेबल होगा, पूरा एक्ट कब एप्लीकेबल होगा ये रहेगा चार्जिंग सेक्शन में। अब जीएसटी में सेक्शन नंबर 7 चार्जिंग सेक्शन है, तो उसमें लिखा है सप्लाई चार्जिंग सेक्शन है जीएसटी में। पर इनकम टैक्स में क्या रहेगा? इनकम चार्जिंग सेक्शन रहेगा कि इनकम टैक्स एक्ट कब चार्ज करना है वो आदमी के ऊपर, उसको बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। ये सारे एक्ट में मिलेगा आपको कि ये एक्ट कब एप्लीकेबल होगा किसी को तो भी, तो ये एक सेक्शन में डाल देते हैं पूरे
उसके रूल्स वगैरह की ये एक्ट कब एप्लीकेबल करना चाहिए, और उसको बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। इनकम टैक्स का सबसे मेन सेक्शन है चार्जिंग सेक्शन होता है, उसके बाद ही पूरा प्रोसीडिंग चालू हो जाता है कि उसके ऊपर इनकम टैक्स लगना चाहिए या नहीं, ये चार्जिंग सेक्शन में लिखा हुआ रहता है। तो उसके बाद ही पूरा चालू हो जाता है उसका प्रोसीजर। तो सेक्शन नंबर 4 इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 4। तो चार्जिंग सेक्शन में लिखिए अब इनकम टैक्स एक्ट। हाँ, इसमें लिखिए, मेरे को 4 पॉइंट लिखने हैं मेन पूरे। फर्स्ट पॉइंट लिखिए अब इसमें, पॉइंट मत लिखिए, मतलब 1 2 3 4 ये पूरा एक ही सेक्शन है, मैंने पॉइंट्स में बाइफरकेट किया है, मतलब आपको याद करने को इजी जाता है। तो टैक्स shall be charged at rate prescribed for the year by annual finance act or income tax act or both। के बाद लिखिए the charge is on every person, ब्रैकेट में लिखिए सेक्शन 231, पर्सन का सेक्शन है, पर्सन की डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 231 में। के बाद लिखिए टैक्स इज चार्जेबल ऑन टोटल इनकम earned during previous year and not the assessment year। और लास्ट पॉइंट लिखिए टैक्स शाल बी levied as per provision, as per provision। एक बार लिख लो। सेक्शन नंबर 4 चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स का, कि इनकम टैक्स एक्ट कोई भी पर्सन के लिए कब एप्लीकेबल होना चाहिए, ये लिखा हुआ होता है चार्जिंग सेक्शन में पूरे एक्ट के। तो चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, द टैक्स shall be charged, the tax shall be charged at rate prescribed for the year by the annual finance act or income tax act or both। The charge is on every person, the charge is on every person, tax
is chargeable on total income earned during the previous year and not the assessment year, tax shall be levied as per the provision of act. ये है पूरा चार्जिंग सेक्शन। अब इसमें से जो भी वर्ड इंपॉर्टेंट है वो अपन अब पूरा एक एक करके तोड़ने वाले हैं ये डेफिनेशन को। तो टैक्स शैल बी चार्ज एट rate prescribed for the year by Annual Finance Act, Income Tax Act, every person, total income, previous year, assessment year और रहेगा ये टैक्स। ये सारे चीजें अब अपन पढ़ने वाले एक एक करके। तो अब रेट प्रिस्क्राइब अब आखिरी में देखते हैं अपन। फर्स्ट आते हैं अपन अब पर्सन के डेफिनेशन। एप्लीकेबल किस पे होगा इनकम टैक्स एक्ट? पर्सन की डेफिनेशन, पर्सन पे एप्लीकेबल होगा। तो पर्सन की डेफिनेशन लिख लेते हैं अब। पर्सन सेक्शन नंबर 231 क्या होता है पर्सन? तो अब एक एक करके लिख लेते हैं पहले, फिर आपको मैं समझा देता हूं। इंडिविजुअल, अगर आपको चाहिए तो आप एक एक लाइन छोड़ दो, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझने के लिए वो बस एक्सप्लेन कर दूंगा। इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल, अथॉरिटी और लास्ट में आएगा AJP मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो पर्सन में कौन कौन कवर होता है? पर्सन की डेफिनेशन लिए सेक्शन नंबर 231 में। तो पर्सन में कौन कौन आता है? इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, AGP। इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, AGP। इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, AGP। इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, AGP। ये सारे कवर होते हैं पर्सन में। अब इंडिविजुअल मतलब मेल, फीमेल, और बाकी के लोग भी आ जाएंगे। अगर उसको लगा वो मेल है तो मेल में आ जाएगा, फीमेल है तो फीमेल में आ जाएगा, क्योंकि वो भी इनकम कमाते हैं ना भाई, तो वो भी इसमें आ जाएंगे। अगर मेल रहा तो मेल में, फीमेल रहा तो फीमेल। तो मेल, फीमेल और बाकी और कुछ रहा तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। अब कोई अनसाउंड माइंड वाला कोई पर्सन रहा तो उसके लिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रहेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उसके लिए लायबल रहेगा। और कोई बच्चा, छोटा सा माइनर बच्चा, माइनर चाइल्ड रहा, उसका रहेगा गार्डियन। उसका कौन रहेगा? गार्डियन। ये हो गया इंडिविजुअल में। तो इंडिविजुअल में कौन कौन आता है? मेल, फीमेल। अनसाउंड माइंड का अगर पर्सन रहा तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और माइनर चाइल्ड रहा तो उसका गार्डियन। ये हो जाते हैं इंडिविजुअल। अब HUF में आपने 11th 12th या कहीं तो पढ़ा होगा, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इसमें दो स्कूल होते हैं, दया भागा
and Mitaksara. दयाभागा एंड मिताक्षर, ये दोनों HUF कवर हो जाते हैं पर्सन की डेफिनेशन में। उसके बाद में फर्म, फर्म इंक्लूड LLP, फर्म इंक्लूड LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो जो कोई फर्म पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा ना फाउंडेशन में, एक्ट 1932 और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2080 इसका ईयर। तो फर्म में कौन कौन होता है आता है, तो फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म जो भी रजिस्टर है पार्टनरशिप एक्ट 1932 और LLP एक्ट 2008 में, तो फर्म इंक्लूड LLP। और फर्म इंक्लूड LLP क्यों लिखवाया मैंने, बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं इनकम टैक्स में जो LLP के लिए एप्लीकेबल नहीं होते, बस फर्म के लिए एप्लीकेबल होते। पर पर्सन की डेफिनेशन देखी जाए तो फर्म इंक्लूड LLP किया है, मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में भी रजिस्टर है 2008 की, तो भी वो फर्म की डेफिनेशन में इंक्लूड की गई है इनकम टैक्स में। उसके बाद में कंपनी, कंपनी में इंडियन कंपनी और विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी। तो कंपनी में कौन कौन आएगा, इंडियन कंपनी भी आएंगी, फॉरेन कंपनी भी आएंगी। अरे भाई एप्पल यहाँ पे पैसा कमा रहा है, एप्पल आके यहाँ पे पैसा कमा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ के आके पैसा कमा रहा है, सैमसंग यहाँ आके पैसा कमा रहा है। भाई पैसा कमा रहे हैं, इनकम टैक्स लगेगा। तुम फॉरेन कंपनी हो इंडियन कंपनी हो, बाय द वे वो सब्सिडरी बना लेते हैं इंडियन कंपनी में, पर फॉरेन कंपनी भी रही तो कंपनी तो है, इनकम तो कमा रही है, तो वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएगी। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को एओपी बीओआई की डेफिनेशन में। तो पहले तो समझ लो एओपी बीओआई होता क्या है। तो ये होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और सेकंड होता है अपना बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो एओपी क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बीओआई क्या होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या बोले, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोले वो, और यहाँ पे क्या बोले हुआ है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बोले। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी एक, मतलब बहुत सारे लोग कोई पर्टिकुलर पर्पस मीट करने के लिए एक आ जाते हैं, उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में भी वही होता है, बहुत सारे लोग कोई पर्टिकुलर पर्पस मीट करने के लिए एक हो जाते हैं, उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। पर दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या बोले हुआ है, यहाँ पे क्या बोले हुआ है, यहाँ पे क्या बोले हुआ है, पर्सन, यहाँ पे क्या बोले हुआ है, पर्सन। तो पर्सन में कंपनी आ सकती है क्या, बोलो हाँ। पर्सन में फर्म आ सकती है क्या, बोलो हाँ। पर्सन में कोई HUF आ सकता है क्या, बोलो हाँ। तो पर्सन मतलब पर्सन में कोई भी आ सकता है, फर्म आ सकती है, कंपनी आ सकती है, HUF आ सकता है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो आ सकती है। तो ये सारे मिला के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गई, एक कंपनी आ गई, एक फर्म आ गई, ये तीनों मिला के एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनेगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनेगा। पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे क्या लिखा है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे कंपनी आएगी क्या, नहीं। फर्म आएगी क्या, नहीं। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगी क्या, नहीं। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और यहाँ आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई भी
पार्टनर हो सकता है, मतलब पार्टनर मतलब मेंबर हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, कंपनी हो सकती है, फर्म होती, कोई भी टाइप का पर्सन एसोसिएशन ऑफ पर्सन में हो सकता है। पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में खाली इंडिविजुअल होना, कोई कंपनी नहीं आ सकती, कोई फर्म नहीं आ सकता, कोई सोसाइटी नहीं आ सकती। उसके बाद में लोकल अथॉरिटी का एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन, म्यूनिसिपल कमेटी के बाद में जो अपना लोकल अथॉरिटी जो भी गवर्नमेंट के अंदर आ सकता है, और क्या क्या आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी आ सकता है। तो यहाँ पे खाली एग्जांपल लिख लेते हैं लोकल अथॉरिटी में। म्यूनिसिपल कमेटी, और क्या बोला मैंने, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये भी आ जाएगा लोकल अथॉरिटी में। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये लिख लो, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इसमें आ सकती है यूनिवर्सिटी, आ सकती है बाद में, बाहर काउंसिल्स आ सकता है, ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आ सकता है। तो पर्सन की डेफिनेशन क्या है, पर्सन की डेफिनेशन लिखिए सेक्शन नंबर 232 सबसेक्शन 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। पर्सन में कौन कौन आ सकता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजीपी। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजीपी। इंडिविजुअल मतलब मेल, फीमेल और कोई अदर भी रहा तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अनसाउंड माइंड का अगर कोई पर्सन रहा तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल में कवर किया जाएगा। माइनर चाइल्ड रहा तो उसका गार्डियन इंडिविजुअल में कवर किया जाएगा। उसके बाद में एचयूएफ में दोनों भी एचयूएफ जो आ सकते हैं इंडिया में, जो दो स्कूल है, दया भागा और मिताक्षरा, ये दोनों भी एचयूएफ पर्सन की डिफिनेशन में कवर है। उसके बाद में फर्म में इंक्लूड एलएलपी, फर्म इंक्लूड एलएलपी। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कोई फर्म बनी हो या एलएलपी एक्ट 2008 में कोई फर्म बनी हो तो वो पर्सन की डिफिनेशन में आ जाएंगी। उसके बाद में कंपनी, इंडियन कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, वो ही फर्म की कंपनी की डिफिनेशन में आ जाएंगी। उसके बाद में एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या क्या हो सकता है, तो एचएफ भी मेंबर हो सकती है, कंपनी भी मेंबर हो सकती है, फर्म भी मेंबर हो सकती है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये सारे लोग मिला के कोई भी पर्टिकुलर पर्पज मीट करने के लिए एक आते हैं, उसके लिए कोई एसोसिएशन बनाते हैं तो वो होती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये भी पर्सन की डेफिनेशन में कवर है। उसके बाद में बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसमें कंपनी एज अ मेंबर नहीं आ सकती, फर्म एज अ मेंबर नहीं आ सकती, सोसाइटी एज अ मेंबर नहीं आ सकती, खाली इंडिविजुअल एज अ मेंबर यहाँ हो सकता है। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल कोई पर्टिकुलर पर्पज मीट करने के लिए एक हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आ जाता है। उसके बाद में लोकल अथॉरिटी, जो भी म्यूनिसिपल के अंडर जो भी कमेटी बनी है वो लोकल अथॉरिटी में कवर हो जाती है। उसके बाद में आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यूनिवर्सिटी, बार काउंसिल, ये सारे एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। तो आप देख सकते हो इनकम टैक्स वालों ने किसी को भी नहीं छोड़ दिया है, सारे के सारे पर्सन, सारे के सारे एंटिटीज, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस इनकम टैक्स में एज अ पर्सन बोल के कवर है। समझ में आएगा क्या? अब ये हुई पर्सन की डेफिनेशन। अब जाते हैं और एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे जिसका नाम है असेसी। असेसी की डेफिनेशन कहाँ लिखी है दोस्तों, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 7, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 7 में लिखी है असेसी की डेफिनेशन। अपन यहाँ पे एक एक वर्ड तोड़ रहे हैं। सेक्शन नंबर 4 का जो है अपना चार्जिंग सेक्शन में
अपन देख रहे हैं पर्सन की डेफिनेशन। अब पर्सन की डेफिनेशन के साथ ही असेसी की डेफिनेशन बहुत जरूरी है, इसलिए अपन ले रहे हैं अब असेसी की डेफिनेशन। तो असेसी का मतलब क्या होता है? तो असेसी मीन्स, असेसी मीन्स a person, a person by whom any tax or any other sum of money, अपना सपना money 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 is payable under this act. Under this act. तो असेसी का मतलब क्या होता है? असेसी मीन्स अ पर्सन हु by whom any tax or any other sum of money is payable under this act. अब यहाँ पे डेफिनेशन खत्म नहीं होती। अब लोगों ने इतने कांड की तो ये डेफिनेशन फिर से बढ़ा दी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे लिखो फिर से, इट ऑल्सो इंक्लूड्स, यहाँ पे लिखो every person on whom any proceeding under this act is initiated on his income or loss or income or loss of any other person for which he is assessable तो इट इंक्लूड्स में क्या होता है? एक बार दोनों लिख लेते, फिर से आप पूरा लिख लेते, फिर मैं एक बार पूरा समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखो deemed to be assessee, यहाँ पे लिखो assessee in default। तो इट इंक्लूड्स में क्या क्या आता है? इंक्लूड्स में क्या क्या आता है? तो असेसी मीन्स क्या होता है? असेसी मीन्स अ पर्सन बाय whom एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। मतलब कोई भी टैक्स का पेमेंट करने को लिए वो लायबल हो, या कोई भी सम, अदर सम मतलब पेनाल्टी, इंटरेस्ट, कोई भी प्रकार का सरचार्ज, एचईसी, कोई भी अमाउंट अगर पेड करने के लिए वो लायबल है तो वो ट्रीट हो जाएगा एज अ असेसी। अब असेसी की डेफिनेशन यहाँ तक उन्होंने लिमिटेड नहीं लगी, तो उसमें पर्सन
उसकी जिसके ऊपर प्रोसीडिंग चालू हो चुकी है, जिसके ऊपर प्रोसीडिंग चालू हो चुकी है, किसके ऊपर, इनकम, उसके इनकम पे या कोई लॉस पे, इनकम पे या कोई लॉस पे, जिसका इनकम और लॉस के ऊपर प्रोसीडिंग चालू हो चुकी है, या कोई ऐसा पर्सन जिसकी इनकम और लॉस मेरे ऊपर, मतलब मैं अगर असेसी रहा तो जिसकी इनकम और लॉस के लिए मैं असेसेबल हूं, तो इसका मीनिंग यहां पे लिखो क्लबिंग। क्लबिंग में क्या होता है, कोई बच्चा रहा, मेरा बच्चा, छोटा छोटा बच्चा रहा और इसने इनकम कमाई, तो उसके लिए मैं असेसेबल हूं, तो उसकी इनकम मेरे इनकम में ऐड हो जाएंगी और मैं असेसेबल हो जाऊंगा, तो मैं असेसी हो जाऊंगा उस केस में। तो एवरी पर्सन हूम एनी प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड, मतलब उसके इनकम या लॉस के ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, या कोई ऐसा पर्सन है जिसके इनकम मेरे इनकम में असेसेबल है, तो मैं भी असेसी बन जाऊंगा। उसके बाद में डीम टू बी असेसी। अब कंपनी के ऊपर अगर कोई प्रोसीडिंग चालू करनी पड़ी तो कंपनी चल के तो नहीं जा सकती ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पूरी बिल्डिंग, रिलायंस की बिल्डिंग चलती हुई डुलती हुई जा रही है, ऐसा थोड़ी होगा भाई। उसके लिए उसको लगेगा डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लगेगा, या कोई ट्रस्ट होंगी तो उसका ट्रस्टी लगेगा। तो डीम्ड असेसी में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। तो एग्जांपल लिख लो यहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का बीओडी। और असेसी इन डिफर्ड क्या होता है, अब असेसी इन डिफर्ड, अब अपन टीडीएस में पढ़ेंगे। टीडीएस में क्या होता है, तो टीडीएस में तो मैं टैक्स पेड करने के लिए लायबल नहीं हूं, मैं तो टीडीएस कट करूंगा, टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को जमा कर दूंगा, और जो जिसका टीडीएस था उसके लिए वो टैक्स बन जाएगा। तो मेरे ऊपर कोई भी ऐसे ये जो टीडीएस की अमाउंट है, ये ना टैक्स है मेरा, ना कोई अमाउंट पेएबल है, स्पेसिफिक अमाउंट पेएबल है, तो मैं असेसी तो नहीं बन सकता ना, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, एनी टैक्स और एनी सम पेएबल। टीडीएस कट करना, ना कोई टैक्स है ना कोई सम पेएबल है, एज अ पेनल्टी, एज अ इंटरेस्ट, ना कोई सम पेएबल है, तो ये तो टीडीएस कट कर रहा हूं किसी और के बिहाफ पे, किसी और के लिए ये टैक्स है, पर मेरे लिए ये ना टैक्स है ना कोई अदर सम पेएबल है। तो असेसी इन डिफॉल्ट, अगर कोई आपने टीडीएस यहाँ पे लिख लो, टीडीएस में पढ़ेंगे अपने टीडीएस प्रोविजन, ये पढ़ेंगे अपन टीडीएस के प्रोविजन में। तो अगर टीडीएस मेरे को अगर किसी का टीडीएस कट करना रहा और मैंने टीडीएस गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, तो मैं बन जाऊंगा असेसी इन डिफॉल्ट। तो ये सारे लोग असेसी बोल के ट्रीट हो सकते हैं। तो असेसी मतलब क्या, कुछ भी सम इंटरेस्ट पेएबल रहा और एनी अदर सम पेएबल रहा, टैक्स और एनी अदर सम पेएबल रहा, तो वो हो जाएगा असेसी। पर असेसी की डेफिनेशन यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। असेसी में कौन कौन आ सकता है, जिसके ऊपर प्रोसीडिंग चल रहा है ऑन हिज इनकम और लॉस, और कोई अदर पर्सन की इनकम मेरे इनकम में असेसेबल है, तो मैं भी फिर से असेसी बन जाऊंगा। उसके बाद में डीम टू बी असेसी। डीम टू बी असेसी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे, ट्रस्ट के बिहाफ पे। असेसी इन डिफॉल्ट का अपन टीडीएस में पढ़ेंगे। अगर मैंने टीडीएस गवर्नमेंट को जमा नहीं किया तो मैं बन जाऊंगा असेसी इन डिफॉल्ट। यह हो गई असेसी की डिफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन पढ़ी अपन ने, पर्सन और असेसी। तो इसके ऊपर से अपन एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं बच्चों, के ऊपर से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब असेसी मीन्स अ पर्सन, पर क्या पर्सन मीन्स असेसी बोला है क्या, पर्सन मीन्स असेसी नहीं बोला है। तो एक बात अपने को यहाँ पे समझ में आ जाएंगी, आपने गौर की होंगी तो, एवरी पर्सन इज नॉट assessee. Every person is not a assessee, but every assessee is a person. तो इससे क्या समझ में आता है दोस्तों, एवरी पर्सन इज नॉट अ असेसी बट एवरी असेसी इज अ पर्सन। क्योंकि असेसी बनने के लिए उसको पर्सन बनना जरूरी है भाई। इंडिविजुअल रहेगा, एक्चुअल रहेगा, फर्म, कंपनी, एनओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, ईजीपी रहा तो यही असेसी बन सकते हैं, यही टैक्स का
टैक्स इनके लिए है, टैक्स पेबल रह सकता है और कोई टैक्स पेबल तो नहीं रह सकता, इनके सिवा कोई भी पर्सन में इंक्लूड ही नहीं है। सारे प्रकार के पर्सन इंक्लूड हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड हो जाते हैं पर्सन में। तो एवरी पर्सन इज अ असेसी, every person is not a assessee but every assessee is a person, every assessee is a person, पर every person is not a assessee। अगर मेरे पास कोई इनकम ही नहीं आ रही तो मैं असेसी तो नहीं बन जाऊंगा, मैं कोई टैक्स पेबल ही नहीं, मेरे ऊपर कोई टैक्स पेबल की नहीं होता है प्रोविजन के हिसाब से, ना मैं लायबल हूँ किसी भी अमाउंट पे करने को, मतलब इंटरेस्ट पेनाल्टी कोई भी अमाउंट पे करने के लिए मैं लायबल नहीं हूँ। तो क्या मैं पर्सन नहीं हूँ भाई, पर्सन हूँ, पर क्या मैं असेसी हूँ? नहीं। आप कोई इनकम कमा रहे हो? नहीं। तो आप क्या पर्सन नहीं हो? पर्सन हो पर असेसी नहीं हो। समझ में आया क्या? ये हो गई आपकी असेसी की डेफिनेशन। उसके बाद अपन बात करते हैं, तो यहां तक अपन ने पढ़ लिया। एवरी पर्सन इज नॉट अ असेसी बट एवरी असेसी इज अ पर्सन। अब यहाँ पे फिर से अपन चार्जिंग सेक्शन में जाते हैं। एक बार चार्जिंग सेक्शन में क्या क्या पढ़ा अपन ने? बस भाई कुछ भी नहीं पढ़ा अपन ने, बस इतना पढ़ा, पर्सन की डेफिनेशन, पर्सन और असेसी की डेफिनेशन। अब इसके बाद आते हैं अपन प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन के ऊपर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ऊपर की डेफिनेशन। अजब अजब, लिखो लिखो लिखो, लिखना तो ही आपने को, पास होना है ना, लिखो 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 भाई। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन लिखिए सेक्शन नंबर 3, हाँ सेक्शन नंबर 3 में, सेक्शन नंबर 3 में दी है प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलती है प्रीवियस ईयर की? फाइनेंशियल ईयर immediately preceding assessment year, financial year preceding, immediately preceding to assessment year। उसके बाद में अब कोई बिजनेस नया चालू है, नया नवेला इन दुनिया में आ गया है, कोई बिजनेस, इन केस ऑफ न्यू बिजनेस, प्रीवियस ईयर क्या होगा? डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस टू 31 मार्च। तो प्रीवियस ईयर मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या होता है भाई? फाइनेंशियल ईयर मतलब होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो प्रीवियस ईयर मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू असेसमेंट ईयर इन द केस ऑफ न्यू बिजनेस। इन केस ऑफ न्यू बिजनेस मतलब अगर सितंबर अक्टूबर में कोई बिजनेस चालू किया तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा? जब भी चालू होगा, समझो 31 नहीं, 1 सितंबर को बिजनेस चालू किया, 1 सितंबर को बिजनेस चालू किया तो 1 सितंबर से 31 मार्च तक उसके लिए हो जाएगा प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू असेसमेंट ईयर हो जाता है प्रीवियस ईयर। अब असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन लिख लो, फिर दोनों डेफिनेशन में फिर से एक बार आपको मस्त तरीके से समझा देता हूं। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन लिखिए सेक्शन नंबर 2, नंबर 2 सेक्शन 3। असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन क्या बोलती है? पीरियड ऑफ 12 months commencing on 1 अप्रैल
अप्रैल फूल के दिन जो भी साल चालू हो जाएगा, एवरी ईयर, तो 1 अप्रैल को मतलब अप्रैल फूल को मतलब फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग के डेट से जो भी चालू हो जाएगा उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का पीरियड दिया है कितना, 12 मंथ का, मतलब 12 मंथ का मतलब फाइनेंशियल ईयर ही हो जाएगा वो। पर यहाँ पर्टिकुलर डिफाइन किया है कि असेसमेंट ईयर पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल एवरी ईयर। अब दोनों के एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल, मुझे बताओ, मैंने आपको बताया कि प्रीसीडिंग ऊपर बजट के केस में बताया मैंने आपको कि फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल अपन ने इनकम कमाई, असेसमेंट ईयर मतलब जिस साल अपन टैक्स भरने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर लिखा है ना आपको, लिखा है क्या गया, ये देखो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23-24 मतलब ये हो गया अपना प्रीवियस ईयर 23-24 और इसका असेसमेंट ईयर हो गया 24-25। तो यहाँ पे फिर से आ जाते हैं अपन। तो प्रीवियस ईयर मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर मतलब असेसमेंट ईयर के पहले वाला ईयर। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन। अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर रहा 23-24 तो असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा, असेसमेंट ईयर रहेगा 24-25। अगर मेरा प्रीवियस ईयर रहा 16-17 तो मेरा असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा 17-18। अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 16-17 रहा तो मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा, चलो बोलो 16-17। क्या लिख रहा है 16-17 कैसे आ गए भाई, अरे भाई सुन फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर एक ही होता है। मैं बस कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको कि फाइनेंशियल और प्रीवियस ईयर एक ही टर्म में यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा 24-25, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर कौन सा रहेगा 23-24। तो फाइनेंशियल ईयर मतलब ईयर प्रीसीडिंग टू असेसमेंट ईयर। और पूरा जो इनकम टैक्स एक्ट लिखा हुआ, पूरा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 लिखा हुआ वो किस बेसिस पर लिखा है, असेसमेंट ईयर के बेस पर। मतलब 1961 में एक्ट जरूर लिखा हुआ है पर वो एप्लीकेबल कब से हुआ होगा 1962 से। अब बजट 1 फेब को जरूर आता है, बजट 1 फेब को जरूर आता है पर वो एप्लीकेबल कब होगा, फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर से अपना असेसमेंट चालू होगा। मतलब अगर बजट भी 1 फेब को आया, 1 फेब 2023 का ये बजट है पर अपन असेसमेंट कौन से ईयर में करेंगे 24-25 में। मगर ये इसकी प्रोविजन में ये 1 फेब को जो बजट आया है उसकी प्रोविजन कब से एप्लीकेबल होगी 23-24 में। मतलब 1 फेब में बजट आएगा वो एप्लीकेबल रहेगा 23-24 को। एप्लीकेबल कौन से फाइनेंशियल ईयर कौन से प्रीवियस ईयर के लिए रहेगा वो 23-24 के लिए। और उसका असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा 24-25 में। 23-24 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी, 24-25 में उसका टैक्स पेड करेंगे अपन। 23-24 में जो भी पीजीबीपी जो भी कैपिटल गेन है उसका एडजस्टमेंट उसी साल होगा पर उसके ऊपर का टैक्स कब भरेंगे अपन 24-25 में असेसमेंट ईयर में। मतलब पहले बजट आएगा 23 में, 1 फेब 2023 को बजट आया, वो एप्लीकेबल होगा 23-24 के फाइनेंशियल ईयर को। 23-24 के फाइनेंशियल ईयर को एप्लीकेबल होने के बाद उसका असेसमेंट ईयर रहेगा 24-25। समझाऊंगा, ये बहुत डीप में बताया मैंने, बहुत डिटेल में बताया, आपको समझा होगा अभी। तो फाइनेंशियल ईयर मतलब प्रीवियस ईयर ही और असेसमेंट ईयर मतलब उसके बाद का ईयर।
तो अब भी जब जिस डेट पे अपन लेक्चर देख रहे हैं, ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? ये चल रहा है 24-25 में। अपन अब जून में बैठे हैं, जून में कौन सा, जून 24 में बैठे। अब इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा आएगा? 24-25। इसका प्रीवियस ईयर कौन सा आएगा? 24-25। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर होता है वही प्रीवियस ईयर होता है। और इसका असेसमेंट ईयर कौन सा आएगा? 25-26। अपन एग्जाम कौन से ईयर में दे रहे हैं? 24-25 में। तो ये हो जाएगा अपने लिए असेसमेंट ईयर और अपना फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 23-24। बस भाई, इससे ज़्यादा अब मैं डीप में नहीं समझा सकता। ये बहुत डीप में बता दिया आपको, विद एग्जांपल बता दिया। तो अब प्रीवियस ईयर जो भी लिया आपने, उसके आगे का असेसमेंट ईयर पकड़ लेने का। अगर असेसमेंट ईयर दे लिया है अपने को एग्जाम में, तो उसके पीछे का एक प्रीवियस ईयर पकड़ लेने का। एग्जाम में आएगा असेसमेंट ईयर 24-25 के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर 23-24 का। उसका बजट कब आया होगा? 1 Feb 2023 को। मतलब 1 Feb 2023 को बजट आया। उसके सारे एडजस्टमेंट होंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, और उसका टैक्स पेड करेंगे अपन असेसमेंट ईयर 24-25 में। बस भाई, इससे ज़्यादा अब मैं नहीं समझा सकता। बहुत डीप में समझा लिया हमने, बहुत टाइम ले लिया इस कंसेप्ट के लिए आपका। अब एक जनरल रूल पढ़ लेते हैं। जनरल रूल तो मैंने अभी ऊपर बढ़ बढ़ की जनरल रूल में जनरल रूल क्या होता है? फिर से मैं बता रहा हूं, इनकम अर्न, इनकम अर्न, इसके ऊपर टैक्स ऑन सच इनकम। तो ऐसा एरो मारो मस्त। अब जनरल रूल क्या बोलता है? फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर 23-24, 31 मार्च को वो सब अकाउंट फाइनल तो नहीं होंगे, तो उसका टैक्स अपन पेड करेंगे असेसमेंट ईयर 24-25 में। टैक्स कब पेड करेंगे अपन? 24-25 में। मतलब जनरल रूल क्या बन रहा है? इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर ऑन विच टैक्स इज पेड इन असेसमेंट ईयर। इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर ऑन विच टैक्स इज पेड इन असेसमेंट ईयर। तो जनरल रूल लिखे यहाँ पे, जनरल रूल। जनरल रूल लिखिए यहाँ पे। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर is assessed in assessment year. Income of previous year is assessed in assessment year. मतलब अगर 23-24 प्रीवियस ईयर, उसका टैक्स कब पेड करेंगे अपन? 31 मार्च 24 के बाद, मतलब असेसमेंट ईयर में 24-25। अगर फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 16-17 है, तो उसका टैक्स कब पेड करेंगे अपन? 17-18 में, असेसमेंट ईयर में। अगर फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 19-20 है, तो उसका टैक्स कब पेड करेंगे अपन? 2021 में, असेसमेंट ईयर 2021। अब ये हो गया जनरल रूल कि इनकम आनी इन प्रीवियस ईयर, असेस इन असेसमेंट ईयर। असेस मतलब पूरा कैलकुलेशन जो भी उसका एडजस्टमेंट वगैरह, असेस इन असेसमेंट ईयर। पर अब इसके आते हैं कुछ एग्जम्पशंस, एग्जम्पशन मतलब एक्सेप्शंस। इसके आते हैं कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन मतलब ये रूल इसको लगेगा, मतलब प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर में कुछ इनकम अर्न किए, उसका टैक्स भी प्रीवियस ईयर में ही भरना पड़ेगा। मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 रहा, तो जनरल रूल क्या बोलता है? प्रीवियस ईयर का इनकम का टैक्स आपको असेसमेंट ईयर में भरना पड़ेगा। पर एक्सेप्शन आए, इसके लिए एक्सेप्शन आए
एक्सेप्शन क्या बोलेगा, प्रीवियस ईयर 23-24 का टैक्स तेरे को प्रीवियस ईयर 23-24 में ही पेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो अब एक्सेप्शन, एक्सेप्शन और एक्सेप्शन लिखो, income of previous year is assessed in PY PY itself, मतलब इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर असेस इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं अब, प्रीवियस ईयर मतलब ही असेसमेंट ईयर हो गया यहाँ पे, मतलब प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर हो गया। मतलब प्रीवियस ईयर अगर 23-24 रहा तो इसका टैक्स भी अपने को प्रीवियस ईयर में ही भर देना पड़ेगा 23-24 में। मतलब इसका असेसमेंट ईयर भी वही रहा, असेसमेंट ईयर 23-24, समझा। अब ये कुछ एक्सेप्शन दिए, अब एक्सेप्शन की अपन लिस्ट देखने वाले, एक्सेप्शन की अपन लिस्ट देखने वाले। इतना समझने रहूँगा तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो और चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब आते हैं अपन एक्सेप्शन की लिस्ट में, बैठ जाएगा पूरा बैठ जाएगा। अब एक स्टोरी सुनाता मैं आपको, एक स्टोरी सुनाता मैं आपको। स्टोरी चालू होती है मारिया नाम के कैरेक्टर से। मारिया मारिया सेनोरिटा मारिया, सुना होगा पार्टनर मूवी का सॉन्ग। तो मारिया नाम की एक सुंदर सुशील कन्या रशिया से आती है भारत में, रशिया से आती है भारत में। तो मारिया नाम की एक सुंदर कन्या रशिया से आती है भारत में। कैसे आती है, शिप से आती है। कैसे आती है, जहाज से, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वहां से आती है। तो मारिया क्या है, मारिया है नॉन रेसिडेंट शिप से आती है, नॉन रेसिडेंट पर्सन है, वो शिप से आती है। उसका समझ लो खुद का ही शिप का बिजनेस है, वो यहाँ से वहाँ शिप से ही घूमती है, उसका शिपिंग का बिजनेस है। तो मारिया शिप से आती है, तो ये आर शिपिंग बिजनेस, मारिया शिप से आती है इंडिया में। तो इंडिया में आने के बाद मारिया रशिया में रह के ना टोनी कक्कर के गाने बहुत सुनती है। टोनी कक्कर के बहुत सारे गाने उसे लर्न है, उसे याद है। टोनी कक्कर की बहुत बड़ी फैन हूँ मैं भी, टोनी कक्कर का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ बोलो अब क्या बोलना है, मैं टोनी कक्कर का फैन हूँ। मैं मिल गया मारिया से, मारिया आ गई मेरे को मिलने, बोले एसके भाई अपने को है ना एक टोनी कक्कर का कॉन्सर्ट रखना है। टोनी कक्कर का कॉन्सर्ट लगता है अपन दिल्ली में, दिल्ली में आपने को टोनी कक्कर का एक कॉन्सर्ट रखना है। तो इसके लिए अब मेरे जैसे बहुत सारे टोनी कक्कर फैन क्लब वाले मेंबर मारिया के साथ जुड़ गए, मारिया के साथ जुड़ गए हैं। हमने एक क्लब बनाया टोनी कक्कर फैन क्लब। टोनी कक्कर फैन क्लब बना के हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, टोनी कक्कर का इवेंट, जिसमें आएगा टोनी कक्कर नाचेगा गाएगा, दिल्ली में बहुत सारा धमाका होएगा। टोनी कक्कर आएगा नाचेगा गाएगा, दिल्ली में धमाका होगा। तो इसकी वजह से हमने एक क्लब बनाया टोनी कक्कर फैन क्लब, टोनी कक्कर फैन क्लब। अब ये कॉन्सर्ट तो हो गया, बहुत मस्त तो कॉन्सर्ट हुआ, बहुत दबा के पैसे छापे हमने। अब मारिया निकली फ्रॉड। तो ये जो क्लब है, तो ये कॉन्सर्ट खत्म होते ही बंद हो गया, क्लब तो बंद हो गया। अब मारिया को आ गया टेंशन। तो मारिया ने क्या किया, उसने जो भी प्रॉपर्टी इंडिया में ये कॉन्सर्ट के वक्त खरीदी थी खुद के नाम पे, ये मारिया बेचने लगी, तुरंत बेचने लगी, पटापट बेचने लगी। जिसको लो उसको बेचने लगी, पकड़ के चल ये टैक्स भर दे तू, ये रहा कैपिटल गेन, ये रही मेरी जमीन, तू ले ले। रोड पे किसी को भी खींचने लगी, उसको सोफा बेचने लगी, टीवी बेचने लगी, सब कुछ बेचने लगी मारिया। क्योंकि उसे टैक्स बचाना था, क्योंकि उसे टैक्स बचाना। तो पहले क्या है, मारिया का शिपिंग का बिजनेस है। मारिया आ गई रशिया से इंडिया में, मारिया आ गई रशिया से इंडिया में, उसका खुद का शिपिंग बिजनेस है, तो नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस। उसके बाद में
मारिया आ गए इंडिया में, तो वो उसको करना था टोनी कक्कर का कॉन्सर्ट। तो हमने, मेरे जैसे टोनी कक्कर के फैंस ने टोनी कक्कर का एक फैन क्लब बना लिया जो कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करने वाला था दिल्ली में। तो कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज होने के बाद कॉन्सर्ट हो गया खत्म, टोनी कक्कर स्टेज पे नाचा, बहुत धमाका हुआ दिल्ली में। जो क्लब था वो हो गया बंद, क्लब हो गया बंद। क्लब बंद होने के बाद मारिया फ्रॉड निकली। तो मारिया फ्रॉड निकली, तो जिसने प्रॉपर उसने मारिया ने जो जो प्रॉपर्टी खरीदी होगी वो मारिया बेचने लगी, क्योंकि उसको टैक्स बचाना था, टैक्स से बचना था। और वो टैक्स बचा के क्या करने वाली थी, सब प्रॉपर्टी बेच के निकल जाने वाली थी रशिया, निकल जाने वाली थी रशिया। तो ये हो गई स्टोरी। फर्स्ट चीज क्या है अपनी, मारिया का नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस है। मारिया का नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस है। वो इंडिया में आए। इंडिया आने के बाद वो उन्होंने क्या बनाया, सब मिलके, सब लोगों ने मिलके एक टोनी कक्कर फैन क्लब बनाया। टोनी कक्कर फैन क्लब बनाया जो कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करने वाला था, जो कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करने वाला था दिल्ली में। अब कॉन्सर्ट खत्म, पैसा खत्म, इनकम खत्म। तो कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद ये जो क्लब है ये डिसॉल्व करना पड़ा, ये जो क्लब है ये डिसॉल्व करना पड़ा। अब हमको बाद में समझ में आया, टोनी कक्कर फैन क्लब के सारे मेंबर्स को बाद में समझ आया ये मारिया तो फ्रॉड निकली। ये सारी प्रॉपर्टी उसकी टैक्स बचाने के चक्कर में सारी प्रॉपर्टी उसकी बेच रही है, रोड से पकड़ पकड़ के आदमी खींच रही है, औरतें खींच रही है और उनको प्रॉपर्टी बेच रही है टैक्स बचाने के चक्कर में। टैक्स बचाने के चक्कर में उन्होंने प्रॉपर्टी बेची, और ये टैक्स बचा के, ये सारी प्रॉपर्टी बेच के ये निकल जाने वाली थी रशिया, ये निकल जाने वाली थी रशिया। तो ये हो गई स्टोरी। अब आपको एक्सेप्शंस लिखने हैं। अब मेरे साथ लिखो एक्सेप्शंस, मेरे साथ लिखो अब एक्सेप्शंस। तो फर्स्ट एक्सेप्शंस लिखो, एनआर नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, और ब्रैकेट में आप लिख दो मारिया, मारिया सेनोरिटा मारिया, चिकेरो चिकेरो, मारिया मारिया। अब मारिया आई इंडिया में, मारिया आई इंडिया में, और उन्होंने बनाया एक टोनी कक्कर फैन क्लब, टोनी कक्कर फैन क्लब, AOPBOIAJP, फॉर्म फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। अब मारिया इंडिया में आई, टोनी कक्कर फैन क्लब बनाया है हम सब ने मिलके। यहाँ पे लिख दो आप टोनी कक्कर फैन क्लब। हम सब मिलके टोनी कक्कर फैन क्लब के मेंबर हो गए। उसके बाद में हमने ऑर्गेनाइज किया टोनी कक्कर का इवेंट, और ये ऑर्गेनाइज करने के बाद डिसकंटिन्यूड कर दिया ये बिजनेस। इवेंट खत्म, बिजनेस खत्म, इवेंट खत्म, बिजनेस खत्म, डिसकंटिन्यू कर दिया बिजनेस। अब मारिया फ्रॉड निकली, मारिया निकली फ्रॉड, तो बेचने लगी उसकी प्रॉपर्टी। person likely to transfer property to avoid tax, to avoid tax। और ये क्या करने वाली थी, पर्सन लिविंग इंडिया। तो ये हो गए आपके सारे पॉइंट। यहाँ पे लिख दो मारिया फ्रॉड,
टू रशिया। ये हो गया आपका पूरे एक्सेप्शंस। तो मारिया मारिया कौन है? अपनी नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस। वो आई इंडिया में, इंडिया में उन्होंने बनाया टोनी कक्कर फैन क्लब, जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला था, जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला था। उसके बाद में इवेंट खत्म, बिजनेस खत्म। तो ये इवेंट होने के बाद ये टोनी कक्कर फैन क्लब ये डिसकंटिन्यूड हो गया, डिसकंटिन्यूड बिजनेस हो गया। तो इसके बाद में मारिया निकली फ्रॉड, मारिया निकली फ्रॉड। तो मारिया प्रॉपर्टी बेचने लगी टैक्स बचाने के लिए, मारिया प्रॉपर्टी बेचने लगी टैक्स बचाने के लिए, और वो प्लान कर रही थी इंडिया से निकल जाने का, बैक टू रशिया। तो ये मैंने एक्सेप्शन बताया, काय के एक्सेप्शन है भाई? इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर असेस्ड इन प्रीवियस ईयर। हम नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, अब मैं आपको एक एक का मतलब समझाता हूँ। नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस ये इंडिया में आता है, इंडिया में कुछ भी उनके बिजनेस, उन्होंने जितना भी इनकम अर्न किया, तो नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस को जो भी इनकम अर्न किया, जब भी वो शिफ्ट इंडिया से निकलने लगती, उनको पहले टैक्स भरना पड़ता है इंडिया में। मतलब जिस प्रीवियस ईयर में उन्होंने इनकम कमाया, मतलब मैं आज इंडिया आया, मेरा शिपिंग बिजनेस है, मैं आज इंडिया में आया, मेरा बिजनेस हुआ एक दिन में, कुछ भी रहा बिजनेस मेरा, कुरियर वगैरह जो भी रहा, मैं कोई पर्सन का मतलब ट्रैवलिंग का उनका जो भी इनकम रहा, तो उसके लिए मेरे को टैक्स अब भी पेड करना पड़ेगा, तभी मेरे को शिप जाने देंगे वो इंडिया से। उसके बाद में एओपी बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन और एनी पर्टिकुलर इवेंट, जो भी एओपी बीओआई एजेपी कोई इवेंट के लिए बना, कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए बना, तो आखिरी में 31 मार्च तक उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर इवेंट के लिए बना। तो उन्होंने जितना भी इनकम कमाया वो उनको असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर, उनका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम रहेगा, और उनको प्रीवियस ईयर में ही उसका टैक्स भर देना पड़ेगा। उसके बाद में डिसकंटिन्यूड बिजनेस, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, मेरा बिजनेस अगर मैं 14 फेब को मेरा ब्रेकअप हो गया, 14 फेब को मेरा प्यार करने की जगह मेरा ब्रेकअप हो गया, तो 14 फेब को मेरा बिजनेस बंद हो गया, तो मेरे को उसी साल उसका टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि मार्च के बाद मेरा एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो मैं असेसमेंट ईयर में कैसे टैक्स भरूंगा भाई? तो मेरे को प्रीवियस ईयर में ही उसका टैक्स भरना पड़ेगा। उसके बाद में पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, कोई विजय माल्या जैसा आदमी प्रॉपर्टी बेच रहा है। अब ये मारिया अपनी रशिया से आई थी, बहुत हमने दिल से लगाया था रशिया से आए हुए इंसान को, रशिया से आई हुई लड़की थी वो, तो मारिया को हमने दिल से लगाया, पर मारिया ने क्या किया? फ्रॉड। तो मारिया ट्रांसफर कर रही थी प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, टू अवॉइड टैक्स, तो इसका टैक्स उसको इसी ईयर में पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो टैक्स इविजन करने की कोशिश कर रही है। ये जो पावर है ना, ये बहुत कम यूज हुई इंडिया में, क्योंकि इंडियन इनकम टैक्स ऑफिसर इतने एक्टिव नहीं रहते कि कोई टैक्स इविजन कर रहा है और उसको अभी के अभी उसको खबर हो जाए। तो ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि टैक्स अवॉइड करने के लिए प्रॉपर्टी बेची और इसके ऊपर टैक्स भी इसी साल भरने को लगा है। तो ये बहुत रेयरली चांसेस होते हैं इस प्रकार के। और पर्सन लिविंग इंडिया, पर्सन लिविंग इंडिया, अब कोई इंसान, मैंने बहुत सारे 1-2 करोड़ कमा लिए आपके यूट्यूब पे लेक्चर देख देख के, मेरे को इतना फेमस कर दिया, मैंने 2-3 करोड़ छाप लिए और मैं निकल गया दुबई। तो मेरे को गवर्नमेंट क्या बोलेंगे? भाई तूने इतना पैसा छापा है ना, अभी टैक्स पेड कर, फिर इंडिया छोड़ के जा। तो ये कुछ हो गए एक्सेप्शन। तो अपने को मारिया की स्टोरी याद रखनी, किसकी स्टोरी याद रखनी? मारिया की। तो ये हो गया अपने पूरे एक्सेप्शन की लिस्ट। इसमें प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम रहेगा, मतलब प्रीवियस ईयर का टैक्स पर्सन को प्रीवियस ईयर में ही पेड करना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी इसके असेसमेंट ईयर नहीं आएगा। तो ये हो गए एक्सेप्शंस, ये हो गए एक्सेप्शंस। ये हो गए एक्सेप्शंस। भाई क्या पढ़ रहे हैं अपन? 1 घंटे से तू बस यही डेफिनेशन तोड़े जा रहा है, इसके ऊपर प्रोविजन देते जा रहा है। पहले पर्सन की डेफिनेशन तोड़ी, असेसी की डेफिनेशन तोड़ी, फिर प्रीवियस ईयर बताया, असेसमेंट ईयर बताया, अब प्रीवियस ईयर का जनरल रूल बताया कि प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्स पेड करना पड़ेगा। अब उसके तू एक्सेप्शन बता रहा है। भाई तू 1 घंटे से बस एक ही डेफिनेशन फोड़े जा रहा है, इनकम टैक्स कब चालू अरे होगा भाई, पहले बेसिक्स तो क्लियर कर लो। सब करेंगे रे भाई, सब करेंगे। अब देखो एक बार ये डेफिनेशन देखते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा। एनुअल फाइनेंस एक्ट में बोला आपको कि कुछ जनरल रेट रहते,
अच्छा ये नहीं बोला क्या आपको? अच्छा बोल देता हूँ, ये भी एक बार लिख लो आप। ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपको ऐसे ही बोल देता हूँ। मतलब एनुअल फाइनेंस एक्ट में क्या होता है, जो टैक्स अपने ऊपर पड़ा है कि जो यहाँ पे डिफरेंस दिया था ऊपर मैंने, जो सोर्सेस है इनकम टैक्स लॉ के, तो यहाँ पे क्या होता है, स्लैब रेट एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर दैट रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर, ये होता है एनुअल फाइनेंस एक्ट में। इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है, स्पेशल टैक्स रेट होते हैं। स्पेशल रेट जनरली इनकम टैक्स में होते हैं। अब मैंने कोई जायदाद बेची, मेरी ज़मीन थी, मेरे परदादा की, वो मैंने बेच दी, तो ये हर साल इसका टैक्स रेट तो बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इस साल 10% टैक्स दे रहा हूँ तो हर साल मतलब जैसे जैसे इनकम अगर चेंज हुई, मतलब इंडेक्सेशन के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से, तो अमाउंट चेंज होगा, पर टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट जनरली वही रखती है। तो ये जो रेट दिए ये स्पेशल रेट होते हैं, स्पेशल टैक्स रेट होते हैं, अपन नीचे पढ़ेंगे। तो जनरल जो स्लैब रेट वगैरह होते हैं वो एनुअल फाइनेंस एक्ट में लिखे होते हैं, और जो स्पेशल रेट है वो जनरली हर साल बदलते नहीं, तो स्पेशल रेट कहा जाता है, वो इनकम टैक्स एक्ट में लिखे हुए होते हैं। तो ये एक डिफरेंस है। तो अपना ये देखो, ये हो गया अपना एनुअल फाइनेंस एक्ट हो गया, इनकम टैक्स हो गया, पर्सन की डेफिनेशन हो गई, असेसी की डेफिनेशन हो गई, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन हो गई, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं अपन एक बार टोटल इनकम की डेफिनेशन की बात करते हैं, और आज का लेक्चर खत्म कर देंगे। टोटल इनकम की डेफिनेशन, टोटल इनकम की नहीं, मतलब क्या क्या आता है टोटल इनकम में, एक बार देख लेते हैं और आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अब आते हैं टोटल इनकम, अब आते हैं अपन टोटल इनकम। लिखिए मेरे साथ, सेंटर में लिखिए टोटल इनकम कंप्यूटेशन। अब टोटल इनकम क्या होता है, तो ये देखो इनकम की डेफिनेशन है ना, इनकम की डेफिनेशन ये डिफाइन है, ये डिफाइंड है इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम की डेफिनेशन डिफाइंड है। उसमें बहुत सारे 20-25 लिस्ट दे रखी है, और सारी मतलब अपन सैलरी पढ़ने वाले, एचपी पढ़ने वाले, कैपिटल गेन पढ़ने वाले, पीजीपी पढ़ने वाले, अदर सोर्सेज पढ़ने वाले, तो उसमें की जो सारी लिस्ट है उन्होंने बस एक करके ऐड दिए और उसको बना दिए इनकम का डेफिनेशन। याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा, पर बहुत ही फालतू डेफिनेशन, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल इनकम का कॉम्पिटिशन में देखते हैं अपन क्या क्या करना पड़ता है अपने को। तो कोई पर्सन रहा, अगर आप रहे, अब आप पर्सन है तो क्या होता है, एक बार चेक करना पड़ता है अपने को उसका डिटरमाइन, डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ता है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करने से पहले उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ता है, वो इंडिया में रहता है, वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो अपन सब रेसिडेंशियल चैप्टर जब रेसिडेंशियल स्टेटस जब चैप्टर पढ़ेंगे अब उसमें कवर करने वाले। तो क्या होता है, जो नॉन रेसिडेंट होते हैं उनके लिए टैक्स रेट अलग होता है, और रेसिडेंट होते हैं उनके लिए टैक्स रेट अलग होता है, क्योंकि नॉन रेसिडेंट भारत छोड़ के कभी भी जा सकता है, तो उसके लिए टैक्स रेट अलग हो सकता है, मे भी हायर हो सकते हैं, लोअर हो सकते हैं, वो आप सब सी फाइनल में करेंगे। पर रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना होता है, क्योंकि अगर कोई पर्सन इंडिया में रह रहा है तो उसके लिए स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे, उसके लिए जनरल रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे, उसके लिए स्पेसिफिक टैक्स रेट जो इनकम टैक्स में दिए गए स्पेशल टैक्स रेट वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो उसके लिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा टोटल इनकम कंप्यूट करने से पहले। अब रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के बाद उसका अब अपने को पूरा क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा इनकम का, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा इनकम का। तो ये क्लासिफाई इनकम
अंडर 5 हेड्स, क्लासिफाई इनकम अंडर 5 हेड्स, क्लासिफाई इनकम 5 हेड्स कौन से अपन ने ऊपर लिखा था जब मैं आपको माल बता रहा था, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, PGBP, द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, और उसके बाद में IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये होते हैं अपने इनकम के 5 हेड, जिसमें अपने को पूरी इनकम बाइफर्केशन करना पड़ता है। अब मेरे को रेंट भी आ रहा है, मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची तो मेरा कैपिटल गेन भी आ रहा है, मेरा खुद का एक बिजनेस है तो PGBP भी आ रहा है, मैंने कुछ डिविडेंड इनकम कमाया, मैंने कुछ इंटरेस्ट इनकम कमाया, तो वो आ जाएगा IFOS में, अदर सोर्सेज में आ जाएगा। तो ये सारा बाइफर्केशन करना पड़ता है। अब कैपिटल गेन में कुछ एक्सेप्शन है, स्पेसिफिकली वो कैपिटल गेन के लिए लगते हैं। इसमें में कुछ इनकम दी है, उसके कुछ डिडक्शन है, एक्सेप्शन है, कुछ एग्जाम्पशंस दिए हैं, तो कुछ हाउस प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल होंगे। PGBP में कुछ डिडक्शन है, कुछ जनरल डिडक्शन है, कुछ इनकम बेस्ड डिडक्शन है, वो बस पर्टिकुलर PGBP के हेड के लिए एप्लीकेबल होगी। और उसके बाद में ये सारे पर्टिकुलर हेड के एडजस्टमेंट करने के बाद ये टोटल मिला के आ जाएंगी अपनी, ये टोटल मिला के आ जाएंगी अपनी एक इनकम आ जाएंगी अपनी, ये टोटल मिला के। अब ये इनकम आने के बाद अपने को इसमें तड़का लगाना पड़ेगा, क्लबिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे की इनकम भी मेरे हाथ में टैक्सेबल रहेंगी, जो अपन क्लबिंग में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखो अप्लाई क्लबिंग, प्रोविजन प्लस लिखो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। क्लबिंग में क्या होता है, क्लबिंग में मेरे बच्चे की इनकम मेरे हाथ में, मतलब एसएससी की डेफिनेशन में पढ़ा था अपन ने कि कोई किसी और की इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल रही तो वो एसएससी की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, अगर मेरा कोई भी लॉस है, कोई हेड में लॉस है, तो ये किसी और के हेड से सेट ऑफ करके मैं अपनी इनकम बता सकता हूँ, तो ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये सब मिला के अब आ जाएंगी अपनी, यहाँ पे आ जाएंगी अपनी ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, ये आ जाएंगी अपनी ग्रॉस टोटल इनकम, ये आ जाएंगी अपनी ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको अपन पैर से अब बोलेंगे GTI, इसको अपन पैर से बोलेंगे GTI। अब इसमें से अब अपने को माइनस करने पड़ेंगे डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 के डिडक्शन रहते, 6A के डिडक्शन रहते, वो डिडक्शन करने के बाद अपने को आ जाएगा यहाँ पे टोटल इनकम। तो ये देखो, पहले रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा, कोई भी पर्सन का टैक्स अपने को पेड करना है तो पहले उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करो, उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन करो, सारे हेड्स का, सैलरी में कितनी इनकम है, HP में कितनी इनकम है, कैपिटल गेन में कितनी इनकम है, PGBP में कितनी इनकम है, IFOS में कितनी इनकम है, ये सारी इनकम मिला के एक टोटल आ जाएगा। उसके ऊपर उसको क्लबिंग की इनकम भी ऐड करनी पड़ेगी और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी आ जाएंगी ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद उसको उसमें से डिडक्शन माइनस करने पड़ेंगे, उसके बाद में उसकी आ जाएंगी टोटल इनकम। टोटल इनकम आने के बाद अपने को टैक्स पेड करना है, टोटल इनकम पे टैक्स पेड करना है अपने को, टैक्स ऑन टोटल इनकम इज पेबल। जो टैक्स टोटल इनकम में निकलेगा, जो टैक्स टोटल इनकम पे निकलेगा, उसके लिए अपने को टैक्स पेड करना पड़ेगा, जो जनरल स्लैब रेट है, जो स्पेशल टैक्स रेट है,
वो अपने को सारे टोटल इनकम पे लगाना है, नॉट ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, टैक्स नहीं आता है ग्रॉस टोटल इनकम पे। अपने को जो सारा टैक्स है वो टोटल इनकम पे भरना पड़ेगा। तो अपन क्या पढ़ रहे थे आपसे, ये अब अपने को टैक्स का भी हो गया कि टैक्स शैल बी लीविड एज पर द प्रोविजन। तो टैक्स अपने को टोटल इनकम, और टोटल इनकम भी हो गया अपने का कि रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, पाँचों हेड देखने, क्लबिंग लगाना है, सेट ऑफ लगाने हैं। उसके बाद में आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से अपने को टोटल इनकम की जो डिडक्शन है वो माइनस कर देने के। उसके बाद में आ जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर अपने को टैक्स पेड करना है, नॉट ऑन ग्रॉस टोटल इनकम। खत्म करते हैं आज का लेक्चर। आज का एक बार रिवाइज कर लेते क्या क्या पढ़ा अपन ने आज। तो आज अपन ने पढ़ा बजट। बजट आता है फर्स्ट फेब को। बजट आता है फर्स्ट फेब को। बजट कौन से एक्ट में आता है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आता है अपना बजट। बजट दो टाइप के होते हैं, एक फाइनल बजट, एक इंटरिम बजट। इंटरिम बजट आता है अपना ईयर ऑफ इलेक्शन के टाइम पे, और फाइनल बजट अपना हर साल आता है। बजट में आते हैं भर भर के अमेंडमेंट, डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड अमेंडमेंट आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड अमेंडमेंट आते हैं। डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड अमेंडमेंट एप्लीकेबल होते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाते हैं फ्रॉम द मेन डाइट। अब अपने को कौन सा बजट एप्लीकेबल है? फर्स्ट फेब 2023 में जो बजट आया था वो अपने के लिए एप्लीकेबल हो है। तो उसके लिए अपने को AY पढ़ना है 24-25, जिसका प्रीवियस ईयर होगा 23-24 में। जो अब भी बजट आएगा फाइनल बजट जुलाई एंड तक, वो अपने कुछ काम का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर में जो अटेम्प्ट देंगे, जो नेक्स्ट 2025 में जो अटेम्प्ट देंगे उनके लिए काम के रहेंगे वो बजट। उसके बाद में अपन आ गए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, जो एप्लीकेबल हो जाएगा होल ऑफ इंडिया। इंडिया इंक्लूड 200 नॉटिकल माइल्स, समुद्र के बीच में जो 200 नॉटिकल माइल्स तक वही इंडिया एप्लीकेबल हो जाएगा। इनकम टैक्स में कितने सेक्शन है बच्चों? 298 सेक्शन है टोटल मिला के। उसके बाद में अपन ने सबसे मेन डिफिनेशन पढ़ी चार्जिंग सेक्शन, जो लिखा है सेक्शन नंबर 4 में। चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? जब इनकम टैक्स एक्ट किसी पर्सन को कब एप्लीकेबल हो जाएगा, ये लिखा है चार्जिंग सेक्शन में। उसके बाद में अपन ने पढ़ी चार्जिंग सेक्शन की डेफिनेशन। अब अपन तोड़ने लगे एक एक। तो पर्सन क्या होता है ये देखा अपन ने। तो पर्सन होता है इंडिविजुअल, HUF फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी और AGP, ये आता है पर्सन की डेफिनेशन में। उसके बाद में अपन ने असेसी की डेफिनेशन पढ़ी। तो असेसी मतलब क्या होता है? कोई भी पर्सन जो पेएबल है, टैक्स लाइबिलिटी पेड करने के लिए पेएबल है, या कोई अदर सब पेड करने के लिए पेएबल है, तो उसको बोलते हैं असेसी। असेसी बस इतनी ही लिमिटेड डेफिनेशन में। असेसी वो भी आ सकते हैं कि किसी अदर की इनकम मेरे इनकम में मर्ज हो रही है, मेरे अंदर क्लब हो रही है, तो ये इनकम मेरे लिए असेसेबल है, तो मैं उसके लिए भी असेसी बन जाऊंगा। उसके बाद में डीम टू बी असेसी। डीम टू बी असेसी मतलब कोई कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, डीम टू बी असेसी हो जाएंगे। उसके बाद में असेसी इन डिफॉल्ट, जो TDS में अपन पढ़ने वाले हैं कि अपन ने अगर TDS गवर्नमेंट को जमा नहीं किया तो ये हो जाएगा पर्सन असेसी इन डिफॉल्ट। तो इससे अपन एक कंक्लूजन निकाला कि एवरी पर्सन इज नॉट अ असेसी बट एवरी असेसी इज अ पर्सन। उसके बाद में अपन ने प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन ली कि प्रीवियस ईयर जो ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर होता है, जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग तो असेसमेंट ईयर होता है। अगर न्यू कोई बिजनेस रहा, न्यू कोई स्टार्टअप रहा, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर कब से रहेगा? जब से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है उससे लेकर 31 मार्च तक उसका प्रीवियस ईयर रहेगा। इधर फाइनेंशियल ईयर लिया है, फाइनेंशियल ईयर लिया है मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का अपना पीरियड जो है वो प्रीवियस ईयर में काउंट हो जाएगा। उसके बाद में असेसमेंट ईयर लिया। असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन दिया है पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल एवरी ईयर। 1 अप्रैल से 12 महीने तक का पीरियड जो होता है उसको बोलते हैं अपन असेसमेंट ईयर। और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक असेसमेंट ईयर हो गया तो इसके पीछे का इमीडिएटली प्रीसीडिंग पीछे का जो ईयर होता है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल लिए कि प्रीवियस ईयर अपना रहा 16-17, तो असेसमेंट ईयर उसका रहेगा 17-18। प्रीवियस ईयर रहा उसका 23-24, तो असेसमेंट ईयर रहेगा 24-25। प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर मतलब ही प्रीवियस ईयर होता है, अपन जनरल टर्म में उसको यूज कर सकते हैं। तो जनरल रूल पढ़ा अपन ने कि फाइनेंशियल
income earned in previous year is assessed in assessment year. Income of previous year is assessed in assessment year. उसके अब एक्सेप्शन देखा कि income of previous year is assessed in previous year itself, मतलब previous year ही इसका assessment year हो जाएगा. और इसके एक्सेप्शन में क्या क्या देखे हमने, मारिया की स्टोरी देखी. मारिया कहाँ से आई थी? रशिया से. नॉन शिपिंग बिजनेस था उसका, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस है उसका. तो मारिया आई थी रशिया से, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस. यहाँ आके उसने क्या किया, टोनी कक्कर फैन क्लब बनाया हमने फॉर द इवेंट ऑर्गेनाइजेशन. फॉर द इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने टोनी कक्कर फैन क्लब बनाया, मतलब AOP BOI AJP फॉर्म फॉर पर्टिकुलर इवेंट. उसके बाद में टोनी कक्कर का इवेंट खत्म, बिजनेस खत्म, तो डिसकंटिन्यूड बिजनेस. टोनी कक्कर का इवेंट खत्म, बिजनेस खत्म, तो डिसकंटिन्यूड बिजनेस. तो मारिया निकली फ्रॉड. तो उसकी वजह से उसने प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की फॉर द टैक्स अवॉइड करने के लिए, उसके प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की. और उसके बाद में वो इंडिया छोड़ के जाने वाली थी रशिया. तो ये रहे 5 एक्सेप्शन, जिसका प्रीवियस ईयर ये इसका असेसमेंट ईयर रहेगा. उसके बाद में अपन आए टोटल इनकम की डिफिनेशन पे, कंप्यूटेशन में टोटल इनकम. अब इनकम की जो इनकम वर्ड की डिफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में पूरी डिफाइन है, प्रॉपर्ली डिफाइन है, पर अपने को याद करने की जरूरत नहीं, बहुत सारी लंबी लिस्ट दी हुई, वो इनकम में आ जाता है. तो टोटल इनकम कंप्यूट करने से पहले अपने को वो पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा. उसके बाद में उसकी सारी इनकम अपने को 5 हेड में पूरी बाइफरगेट करनी पड़ेगी. सैलरी, HP, PGPP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज में अपने को पूरी इनकम क्लासिफाई करनी पड़ेगी. और ये टोटल मिला के इसकी एक इनकम आ जाएंगी. उसको ऊपर अपने को कुछ क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, तो वो भी ऐड करने पड़ेंगे. उसके बाद में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, तो वो भी उसको अप्लाई करना पड़ेगा ये टोटल इनकम पे. और ये सब प्रोविजन मतलब सेट ऑफ इनकम, मतलब 5 हेड की इनकम, उसके बाद में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड क्लबिंग की प्रोविजन अप्लाई करने के बाद उसका आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम. ग्रॉस टोटल इनकम को के ऊपर कुछ डिडक्शन माइनस कर देने के बाद अपना आ जाएगा टोटल इनकम. टोटल इनकम के ऊपर अपन टैक्स पेड करते हैं, नॉट ऑन ग्रॉस टोटल इनकम. हो गया आज अपना इतना पढ़ा अपन ने. अगर पढ़ाना पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो और दोस्तों के साथ शेयर कर देना. और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना मेरा पढ़ाना कैसा लगा. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, ये नोट्स, और आपको गूगल ड्राइव का लिंक भी आपको दे दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.